हेलो स्टूडेंट, आज हम एक अगला एप्लीकेशन देखेंगे गॉसेस थ्योरम का, जिसे हम हेडिंग अगर हम देखें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास कोई एक प्लेन शीट है। जो इससे पहले जो प्रीवियस मैंने एप्लीकेशन बताया था आप लोग को, वो ये था कि हमारे पास कोई वायर टाइप का था और वो जो कंडक्टिंग वायर था वो कंडक्टिंग वायर हमारा चार्जेड था, और इस चार्ज कंडक्टिंग वायर के कारण क्या इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, उसके लिए हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था। बट आज जो हमारा एप्लीकेशन है वो किसी हमारे पास एक थीन फिल्म है या थीन सीट है जो कि चार्ज सीट है, यानी उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस सीट के कारण कितनी फील्ड बन सकती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक थीन सीट है, ये आप देखें एक थीन सीट है ये, और ये सीट आपकी चार्ज है। इस प्रकार से आप कहें कि चार्ज की एक पतली, बहुत पतली हमारे पास एक सीट है। ओके, अब जब ये चार्ज को कंटेन करता है, चार्ज को ये रखता है, तो इससे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसके चारों तरफ। तो फील्ड, इससे फील्ड इधर भी निकलेगी और इसके इधर भी। सपोज दैट ये ऐसे आपके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर ये सीट आप मानते हैं कि ऐसे रखा गया है, तो इससे ऐसे भी सीट फील्ड निकलेगी और इससे इधर की तरफ भी फील्ड आपको निकलेगी, दोनों साइड की तरफ। ओके, तो वो चीज हमने मान लिया कि हमारे पास, यहां आप देखें कि कंसीडर ए थीन इनफाइनाइट प्लेन शीट जो कि चार्ज विथ यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। हमने माना कि हमारे पास एक थीन शीट है, एक थीन नॉन कंडक्टिंग शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्जेड है, जिसका चार्ज डेंसिटी हम क्या मान सकते हैं, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या मान सकते हैं, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब इस सीट से एट ए स्मॉल डिस्टेंस आर देयर इज ए पॉइंट P। आप यहां देखें एक पॉइंट हमने P माना है, एट विच बी विश टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, हमने मान लिया कि इस सीट से कुछ डिस्टेंस पर, स्मॉल r मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। बाय सिमेट्रिक हम ये समझ सकते हैं कि जितने डिस्टेंस पर हम इधर एक पॉइंट P का कंसिडरेशन कर रहे हैं, उतने ही डिस्टेंस पर इसके अपोजिट साइड पर हम दूसरे पॉइंट P डैश का कंसिडरेशन कर रहे हैं। यानी हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास P है और दूसरा पॉइंट हमारे पास P डैश है, और दोनों पॉइंट हमारे स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं। ओके, एक P पॉइंट है, दूसरा हमारे पास P डैश पॉइंट है। ओके, अब हमें, चूंकि ये गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, हमें गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ऐसा गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं कि जो गॉसियन सरफेस कम से कम कुछ चार्ज को अपने अंदर कंटेन करता हो। ओके, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। आप देखें कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, ये जो डॉटेड है, रेड पेन वाला जो डॉटेड है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाउ मच, कैपिटल A, एंड टोटल लेंथ R ये है और R ये है, यानी टोटल लेंथ हाउ मच, 2R। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ 2R का हमने क्या माना, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना। जैसे हमने ये सीट ऐसे थी और ऐसे हमने सरफेस लिया, ये परपेंडिकुलर, यानी सीट के परपेंडिकुलर ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है। जब ये गॉसियन सरफेस होकर के जाएगा तो इसके अंदर कुछ न कुछ चार्ज हमारे पास आ जाएंगे। इस सीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। ओके,
तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया, बाय सिमेट्रिक पॉइंट P एंड P डैश इक्वी डिस्टेंसेस फ्रॉम द सीट एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये समझने की बात है कि हमने P और P डैश पर हमने जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माना, ये हमारे पास सीट था जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया है, तो यहाँ से फील्ड ऐसे निकल रहा है और आप देखें तो P डैश पर जो आपके पास फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, ये डायरेक्शन होगी P डैश पर, जबकि इधर वाले पॉइंट पर आपका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ऐसे सेम। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास देखें तो P और P डैश पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही है, बट डायरेक्शन इसका क्या है, अपोजिट है। ओके इसके लिए हम चूज क्या करते हैं, वही चीज बी चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए एंड लेंथ हाउ मच 2r, जो अभी हमने मेंशन किया, पहले भी बताया है मैंने। इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सीट, ये सीट के परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस है। आगे हमने क्या लिखा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैज टू सरफेस वन इज कर्व्ड सरफेस एंड अदर इज फ्लैट सर्कुलर एंड। आप देखें कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस को हमने बनाया, आप देखें ये गॉसियन सरफेस है, इसके पास दो तरीके का सरफेस बना हुआ है। एक आप देखें सर्कुलर फ्लैट सरफेस है जो कि P और P डैश पर मौजूद है, और दूसरा इसका कर्व सरफेस है। चूंकि ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल होगा तो ये वाला जो सरफेस होगा यहाँ ये फ्लैट होगा और ये वाला आपका कर्व सरफेस होगा। तो हमारे पास एक कर्व सरफेस है, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये कर्व सरफेस है, ये सब जगह आपके पास कर्व है, और ये आपके पास फ्लैट सरफेस है। ओके अब क्या है देखो कि जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस P और P डैश पर यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इधर है। ओके तो अब देखें आप कि यहाँ जब हम फ्लैट सरफेस पर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, इस पर हम एलिमेंट्री एरिया जब हम लेंगे, सपोज दैट ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है, ये हम जब इसको DA लेंगे, ओके तो ये इतना छोटा होगा कि इसको हम DA वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जब हम DA लेंगे तो उसको भी हम किससे, DA वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया या फ्लैट सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, वहां पर DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। आप यहां भी देखें E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का जो एंगल है यहाँ कितना है आपके पास, ये एंगल आपके पास थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ 0 डिग्री है। यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू हाउ मच, ये 0 डिग्री है। जबकि आप देखें जब कर्व सरफेस पर हम लोग जाएंगे तो वहां पर ये फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर निकलेगी, फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन जब हम एलिमेंट्री एरिया लेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, यानी E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, तो दैट मीन्स ऑन फ्लैट सरफेस द एंगल बिटवीन DA वेक्टर एंड E वेक्टर इज 0 डिग्री, whereas on curved surface the angle between DA vector and E vector is how much, 90 डिग्री। So जब ये 90 डिग्री होगा तो EDA cos 90 लगाएंगे, cos 90 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आपको देगा ये फाई E, ये आपके पास 0 फ्लक्स देगा, जबकि यहाँ और यहाँ के लिए जो है आपके पास फ्लक्स मिलेगा। ओके इसी चीज़ को मैंने यहाँ रिटेन में मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट आप देखें ऑन कर्व सरफेस, देखो आप ऑन कर्व सरफेस द एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड एलिमेंट्री एरिया वेक्टर DA इज 90 डिग्री, कर्व सरफेस पर है। बट ऑन बोथ फ्लैट एंड द एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड एलिमेंट्री एरिया DA वेक्टर इज 0। हैंस ओनली टू फेसेस, जो फ्लैट सरफेस है, कंट्रीब्यूट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिर्फ हमारे पास फ्लैट सरफेस के कारण, ठीक गॉसियन सरफेस के जो सर्कुलर फ्लैट सरफेस है उसी के कारण, यानी ये चीज जो हम कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी के कारण हमारे पास फ्लक्स होगा। इसके लिए हमारे पास फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री है।
ओके, तो अब देखें आप मेंशन किया गया है यहाँ कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, आप देखिए फाई ई इक्वल टू, दो तरीके का हमारे पास सरफेस है, एक तो फ्लैट इंड है और दूसरा कर्व सरफेस है। फ्लैट इंड दो जगह है तो इसलिए हमने यहाँ 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ कर्व सरफेस, तो ये चीज आपके पास फार्मूला ऑलरेडी, इस फार्मूले को हम ब्रेक कर दिए हैं तो ये हो जाएगा ई डी ए। ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से आप इसको ब्रेक करेंगे तो ए बी कास थीटा होता है, तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं ई डी ए कास। अब चूंकि फ्लैट पर 0 डिग्री है तो हमने 0 डिग्री रख दिया, और ऐसे ही कर्व सरफेस पर 90 डिग्री है तो ई डी ए कास 90 डिग्री हमने रखा। ओके, अब देखो कास 90 की वैल्यू आपके पास 0 है तो यहाँ पर 0 मिल गया आपके पास, और ये चीज हम यहाँ से 2 और ई को हम बाहर निकाल लिए, चूंकि इंटीग्रेशन वही होता है जहां पर डिफरेंशिएशन है, तो जहां पर चेंज आता है, तो चूंकि डीए में चेंज है हमारे पास तो इसलिए डीए अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए यानी इस प्रकार से डीए का समेशन टोटल निकाला जाए तो वो हमारे पास ए उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस पूरी जगह के इस इंटीग्रेशन ऑफ डीए के प्लेस पर हम ए रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा फाई ई इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो आप बाय डिफिनीशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, तो डिफिनीशन ऑफ गॉसेस थ्योरम हम कह सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता ही है आपके पास। अब देखो फाई ई के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा, तो 2EA, अब देखें 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपान 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A। ओके, अब देखो यहां कि बाय डिफिनीशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी की डिफिनीशन होती है कि उसे हम सिग्मा माने हुए हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ओके, तो क्यू अपान ए हमने रखा, तो जहां हमारी इक्वेशन में क्यू अपान ए है, यहां आप देखें क्यू अपान ए है, उसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, सिग्मा रख सकते हैं। तो एट द प्लेस ऑफ क्यू बाई ए पुटिंग द वैल्यू सिग्मा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो यहां से इस वाले टर्म में कहीं पर डिस्टेंस का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, डिस्टेंस का टर्म नहीं आया है, ऐसे आप कह सकते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, सो तो उसी चीज को मैंने मेंशन किया, दस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ओके, इसके बाद कुछ इसके केसेस हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। अगर हमारे पास 2 सीट है और दोनों सीट हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है, तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों सीटों के बीच में या दोनों सीटों से बाहर कितना होगा, ये चीज़ हम कैलकुलेट करें। तो आप देखें बड़ा आसान है, अभी आपने निकाला है कि अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो उसके लिए जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, अब देखो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, आउटसाइड की बात करें, तो आप देखें इसके कारण जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, टेंड करेगी, और चूंकि ये भी पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड जो है बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए इससे भी E2 बाहर की तरफ होगी और इसके लिए भी जो E1 होगा वो बाहर की तरफ होगा। E1 की वैल्यू चूंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो जितना इसके लिए E1 की वैल्यू होगा यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसके लिए भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए आउटसाइड फ्रॉम द प्लेट दोनों फील्ड हमारे ऐड होंगे, वो चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। आउटसाइड फ्रॉम द नॉन कंडक्टिंग प्लेट E1 प्लस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मिलेगा क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कब के लिए होगा, जब हम बाहर की बात करते हैं। अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड, तो इसके लिए जो फील्ड होगी
वो इससे बाहर की तरफ होगी, यानी E1 इससे अवे फ्रॉम द फर्स्ट प्लेट, और इसके कारण जो होगा इससे अवे फ्रॉम द फर्स्ट प्लेट। तो इस प्रकार से अगर हम इनसाइड एनी पॉइंट अगर हम देखते हैं कहीं पर, तो E1 और E2 अपोजिट इन डायरेक्शन जा रहा है और मैग्नीट्यूड इनके सेम होगा, चूंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए अपोजिट होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड होगा, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, और इस प्रकार से अंदर जो हमारे पास फील्ड आएगा टोटल, वो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर निकाल रखा है कि इनसाइड फ्रॉम द नॉन कंडक्टिंग प्लेट, तो ये आपके पास E1 माइनस E2 हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बोथ प्लेट हाउ मच E इक्वल टू 0। एक और केस हम ले सकते हैं कि एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और दूसरा जो प्लेट है हमारे पास वो निगेटिवली चार्ज्ड हो। डैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो हमारे पास अपोजिट चार्ज्ड है दोनों प्लेटें, एक पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर हमारे पास निगेटिव चार्ज है। ये मान लेते हैं दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, वो सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, तो ये देखें आप, यहाँ से हमारे पास दो प्लेटें हैं, इस बार दोनों नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, एक का सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और दूसरे का भी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम है, बट इस पर जो दिया गया चार्ज है वो प्लस क्यू है और इस पर जो दिया गया चार्ज है वो माइनस क्यू है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से जब हम बाहर की बात करेंगे कि आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होगा, इससे जब बाहर की तरफ हम चलेंगे, ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि आउटसाइड जब हम बात करते हैं, आउटसाइड जब डिस्कशन हम इसका करेंगे, तो आप देखें कि ये इसके लिए जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम, और इसके लिए जो फील्ड होगा, चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा, फील्ड ऑफ लाइट इसकी तरफ आएगी। तो इस प्रकार से E2 की डायरेक्शन होगी टुवर्ड, E2 की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड निगेटिव प्लेट होगी, और E1 की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट होगी। ओके, इस प्रकार से आप आउटसाइड किसी एक पॉइंट पर बात करेंगे तो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, इसलिए जो टोटल फील्ड मिलेगा आउटसाइड, चाहे आप यहाँ की बात करें या आउटसाइड यहाँ की बात करें, दोनों प्लेस पर आपके पास जो फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो डैट मीन्स देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी दोनों प्लेटों से बाहर अगर हम चलते हैं आउटसाइड फ्रॉम द प्लेट, तो E1 माइनस E2 अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए फील्ड की वैल्यू कितना हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। बट हम जब इनसाइड की बात करेंगे दोनों प्लेटों के बीच में, तो इससे जो फील्ड होगी, बट जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो आप देखें कि यहाँ से फील्ड, इससे हमेशा फील्ड बाहर निकलेगी, तो E1 तो अवे फ्रॉम हो जाएगा, और इसकी तरफ फील्ड आती है तो E2 की भी डायरेक्शन हो जाएगी। तो E1 की भी डायरेक्शन इससे बाहर, इससे दूर हो रही है, यानी अवे फ्रॉम, और इसके टुवर्ड जा रही है, टुवर्ड। तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों ऐड होंगे हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखो कि वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है कि E1 और E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में सेम, तो दोनों मिल करके ऐड होकर के सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। एक केस और लिया जा सकता है, और वो केस हो सकता है आपके पास कि हमारे पास एक ऐसा मैंने प्लेट लिया जो पहले, अभी तक जो मैंने प्लेट लिया था वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट था, लेकिन इस बार जो प्लेट लिया गया है वो नॉन कंडक्टिंग नहीं है, वो कंडक्टिंग प्लेट है। और कंडक्टिंग प्लेट पर जैसे ही हम कोई चार्ज देते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ पर चार्ज दिया, वो सिग्मा जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। तो डैट मीन्स जो भी इस पर चार्ज हम देंगे, तो चार्ज देने के बाद दोनों सरफेस पर आप देखें, एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो वही मैंने कहा है यहाँ कि द गिवन चार्ज, किसके केस में, कंडक्टिंग प्लेट के केस में, कंडक्टिंग प्लेट के केस में द गिवन चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन बोथ सरफेस।
ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट के दोनों सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। ओके अब देखो जब दोनों पर हो गया तो इसके लिए भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया, इसके लिए भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया। इसके लिए फील्ड E1 बन रही है, ये दूसरे सरफेस के लिए फील्ड E2 बन रही है। यहां जब बाहर हम किसी पॉइंट पर बात करेंगे तो इससे अवे होगी और इससे भी अवे होगी, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 और E2 की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो इस प्रकार से दोनों ऐड होंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मिल करके कितना देंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चाहे हम इस पॉइंट पर बात करें आउटसाइड, चाहे इधर पॉइंट की बात करें आउटसाइड, दोनों साइड में E1 और E2 की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे और मिलकर के कितना देंगे आउटसाइड, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हम बीच में लेते हैं, यानी दोनों सरफेस के बीच में, यानी मटेरियल के अंदर अगर हम लेते हैं तो यहां से इससे अवे होगा E1 और इससे भी अवे होगा, अर्थात E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और जब मैग्नीट्यूड में सेम होंगे डायरेक्शन में अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके अंदर की फील्ड कितना बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।